गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विद निशान। तो आइए आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े। जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो पीछे वाले जाके वीडियो को पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ और स्टार्ट करें। यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन बिना देरी किए हुए। हमें एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, ओनली एनसीईआरटी स्टिक रहना है। जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा और आप PYQ लगाइए, मेरे पर भरोसा मत कीजिए, आप PYQ लगाइए, उसके बाद अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। पहले तो मैं समझाने से पहले ये बता दूं, इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन का पहले क्या हुआ था ना, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता चला क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट यानी डिस्कवरी होने से क्या हुआ, डिटेल्ड स्ट्रक्चर आया, हमें पता चल गया मेम्ब्रेन का। ठीक है, मीनवाइल जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ उसके बाद केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर केमिकल स्टडी किया गया, स्पेशली इन ह्यूमन RBC, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पर खास तौर पर। इनेबल्ड जो कि हमें बता दिया, साइंटिस्ट को बता दिया टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक स्ट्रक्चर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, वही परिणाम निकला। यह किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की वजह से। ठीक है, दीज स्टडीज, यह जो पढ़ाई थी RBC पर, shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and, क्या कह रहा है, mainly composed of lipids and proteins। ठीक है, ध्यान रखनी है। the major lipids, ज़्यादातर जो lipids होते हैं वो phospholipids होते हैं, that are arranged in bilayer। कैसे होते हैं, bilayers में arranged होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, फिर यहाँ होगा और ये देखिए बाइलेयर हो गया, 2 लेयर बना दिया। यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिगर नीचे दिया हुआ है, बाइलेयर अरेंज्ड हो गया। ठीक है, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवार्ड्स द इनर पार्ट। ये जो टेल पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से डरता है, इसलिए तो नीचे है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डरना, और यहाँ पोलर हेड, हेड जो है पोलर है यानी कि हाइड्रोफिलिक है, उसे पानी से प्यार है, इसलिए वो आगे है। फिलिक, क्या है, फिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक, हाइड्रोफिलिक। दिस इंश्योर, यह सुनिश्चित करता है कि जो नॉन पोलर टेल है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। जो हेड है वो ऊपर है और इसको पानी से बचा रहा है टेल को, क्योंकि वो नॉन पोलर है। टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड से बना होता है, 2 फैटी एसिड, एक ये और एक ये। ठीक, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ऐसे में दिया होगा और यही एग्जाम में भी आएगा इसी के, अगर आया तो। इसीलिए हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इन एडिशन, फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ओके, लेटर बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ और वह बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है possesses प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, कोलेस्ट्रॉल भी है,
लिपिड भी है। तो इतना चीज है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल में रेशियो प्रोटीन और लिपिड का वेरी करेगा। तो हमें देख किस चीज़ का रखा है, मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स का 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसके बाद लिपिड होता है। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है। अब पूछता है किसके आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको हम जल्दी निकाल लेते हैं और किसको मुश्किल लगेगा। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल नेम सजेस्ट, इंटीग्रल मतलब जो इनर में होगा, ब्यूरिड होगा, अंदर ब्यूरिड होगा, ठीक है। पेरिफेरल जो कि सरफेस पे होगा। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके कारण उसे निकालना आसान होगा। एंड वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली या टोटली ब्यूरिड इन मेम्ब्रेन, या टोटली ब्यूरिड रहेगा मेम्ब्रेन के अंदर, इस कारण से इसको कठिनाइयाँ होगी निकालने में, ठीक है। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इंटीग्रल और पेरिफेरल में बांटा गया है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, ठीक। ये रहा, देखिए फिगर, फिगर भी आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन जो कि पेरिफेरी पर है। और देखिए ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया फॉस्फोलिपिड का, और एक ये लेयर हो गया, ठीक है। पोलर हेड आउटवर्ड्स है और जो नॉन पोलर पार्ट यानी टेल पार्ट अंदर है, जो कि एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो रहा है। ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ठीक। ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, ठीक है। और ये इसी पर पेरिफेरल प्रोटीन पर ये शुगर अटैच होता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, और इसी प्रकार से इधर से मूवमेंट और ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है इस पर, इसलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ये फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिए गए थे 1972 में। आई होप 1972 में, डेट्स भी इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, एन इम्प्रूव्ड, बहुत ही पॉपुलर मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। वाइडली एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कैसे किया गया उस मॉडल को, फ्लूइड मोजेक मॉडल नाम देकर, जो कि आप लोग फिगर 8.4 में देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार, the quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of, जो फ्लूइडिटी नेचर है लिपिड का, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो फ्लूइडिटी नेचर है, एक ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट करवाते इधर से, और विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, इधर से भी बाइलेयर रहता है, तो इनेबल्स करता है प्रोटीन को मूवमेंट करने का। और यह जो एबिलिटी होता है मूवमेंट का, टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मूव कर रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ठीक, वो किस तरह से और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रोथ में मदद करता है। अगर मूवेबल नहीं होता, फ्लूइडिटी नहीं होता, तो ग्रोथ नहीं होता। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर उसमें भी मदद करता है, सिक्रीशन में कोई चीज़ सिक्रीट करना उसमें, एंडोसाइटोसिस किसी को आने जाने देना उसमें, एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है अंदर, साइटो मतलब सेल के अंदर जाने देना, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर जाने का, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस को दूसरा नाम इफेगी भी कभी कभी यूज कर लेता है, ठीक है। अब आइए, वन ऑफ द मोस्ट important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it.
सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये सब भी फंक्शन है लेकिन उसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्या, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही तो ट्रांसपोर्ट होगा। दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेलेक्टिव, वो चुन चुन को आने देगी, यानी कि कौन सॉल्यूट हमारे लिए ज़रूरी है उस सेल के लिए उसी को आने देगी। सेल वाल की तरह नहीं कि परमिएबल कोई भी आया कोई जा रहा है, क्योंकि यह जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है। Some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. बिना कोई रिक्वायरमेंट का, बिना एनर्जी की जरूरत का, एनर्जी बिना विदाउट एनर्जी क्या करता है, मेम्ब्रेन के आर पार हो जाते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उसमें एनर्जी खर्चा नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ईजिली, तो इसमें क्या एनर्जी लगेगा, कोई एनर्जी, नो एनर्जी, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। वाटर में also move across the membrane from higher concentration to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. ऑस्मोसिस भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन हो रहा है और विदाउट एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी इसमें लग नहीं रहा। तो इस और स्पेशली वाटर के डिफ्यूजन को, वाटर के ट्रांसपोर्ट को हम लोग ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ठीक है, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer। देखिए ये तो पोलर था और ये नॉन पोलर, तो कोई जो पोलर यानी आयंस होंगे वो क्या नॉन पोलर से पास हो पाएंगे, नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, उसे एक कैरियर प्रोटीन चाहिए जो कि आर पार करा दे उस आयंस को मेम्ब्रेन, जिसके लिए हमें क्या होगा, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए क्या होता है कि वह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए हमें एनर्जी और पंप की ज़रूरत होती है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, यह एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि किसी को लो से अपर ले जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। ठीक उसी प्रकार जिसे अगर आपको हाई अचीवमेंट करना है अपने लाइफ में तो आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है, अभी आप अचीवमेंट नहीं प्राप्त किए हैं इसलिए आप लो हैं, तो लो से हाई जाने पर एनर्जी लगती है और हाई से लो आने पर एनर्जी नहीं लगती है, वो अपने आप इजली आ सकती है। इन विच एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमें ध्यान रखने वाली बात है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, उसमें एनर्जी यूज्ड होता है। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप भी यूज होता है। कोई भी पंप दिया रहेगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई पंप नहीं दिया रहेगा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, यही सब रहेगा। हमें पॉइंट बाय पॉइंट में याद रखें, जिस प्रकार से आप एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ते रहेंगे आपको इजीली समझ में आता रहेगा। तो यहीं तक अपना सेशन रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि क्या होगा, सेल वॉल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।